दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 22 करने वाले। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? दोस्तों अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था या पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? दोस्तों आगा खान के नेतृत्व में। और देखिए बंगाल विभाजन से भी दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो लिख लीजिए 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि बंगाल विभाजन के विरोध में, इसकी घोषणा के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो 7 अगस्त, लिख लीजिए 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है? तो उस टाइम के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को, ठीक है ना, उनका। अब एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि आखिर बंगाल के विभाजन के पीछे क्या कारण था? तो देखिए अंग्रेजों ने जो कारण दिया था वो मैं आपको बताता हूं। वायसराय लॉर्ड कर्जन का कहना था कि प्रशासन को हम आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे वास्तविक जो कारण था ये था दोस्तों बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करना। ठीक है ना, उस टाइम पे आपको पता है स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था दोस्तों, आजादी लोग चाहते थे। तो वो क्या थे ना, आपको पता है फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपना रखा था। जितना लोगों को बांट कर रखेंगे उतने टाइम तक हम इंडिया में शासन कर पाएंगे। तो उसी को जो है मतलब दबाना चाहता था। और देखिए दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में 1 लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, इन्हें आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों माउंटबेटन योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? तो कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत जो है 24 मार्च, याद कर लीजिएगा 24 मार्च 1946 को आया था। अब दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों भारत में जो है ना ब्रिटिशों से जो है सत्ता के हस्तांतरण के लिए पहला रीजन, दूसरा रीजन दोस्तों मुस्लिम लीग को मनाने के लिए, तीसरा रीजन दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में जो है ना सुझाव देने के लिए, और फोर्थ रीजन था दोस्तों भारत की एकता को बनाए रखने के लिए। हालांकि ये पहले ही फूट डाल के चले गए थे, अब आके क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। और इसके जो मतलब अध्यक्ष कह सकते हो या जो मुख्य सचिव थे ये थे दोस्तों सर पैंथिक्स लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख इस उपनिषद में है। दोस्तों प्रथम 3 आश्रम का जो उल्लेख है ये छांदोग्योपनिषद में है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल जो है ये है राखीगढ़ी। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? दयानंद सरस्वती। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? राजाराम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी, ठीक ना, पांडुरंग जी ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? बौद्ध धर्म का यह क्या है दोस्तों? मत है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? इस अभिलेख का नाम है दोस्तों भाब्रू अभिलेख। दशावतार मंदिर का निर्माण दोस्तों गुप्त काल में हुआ था, ठीक ना। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कन्नड़ भाषा में की गई थी, ठीक ना, कविराज मार्ग की रचना। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? इनका नाम है दोस्तों इल्तुतमिश, ठीक ना, इनका इल्तुतमिश नाम थे। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है ये दिया गया था अल्फ्रेड
वेगनर द्वारा। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं दोस्तों? 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं एक बार आपको शो कर देता हूं, इनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कौन से देश से कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा साझा करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? ये नदियां हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों में, ठीक है, जल ग्रहण की क्षमता जो है ये कम होती है। भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? इस मृदा का नाम है दोस्तों लेटराइट मृदा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक मतलब भूभागीय क्षेत्र पर सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मृदा। याद कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? देखिए खरीफ फसल में नहीं आता है दोस्तों सरसों, बाकी बाजरा, अरहर और ज्वार ये सारे खरीफ फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 ईस्वी में। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2007 ईस्वी में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? दोस्तों राष्ट्रपति जो है ना संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आपको पता चल गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि किसी राज्य के राज्यपाल की जो है ना उसकी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ दोस्तों उस राज्य के हाई कोर्ट, जिसे हम उच्च न्यायालय कहते हैं, वहां के न्यायाधीश दिलाता है। वो जो है ना मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। तो याद कर लीजिएगा, पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये पूछा जाए तो आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यहीं पर अगर पूछा जाए कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24, संसद के सत्र आरंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? 6 सप्ताह के भीतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए कौन सा प्रावधान दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ भी लेंगे ना तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के अंतर्गत, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभी लिखित की गई है जो अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? ये वर्णित की गई है दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ में। और देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक ना। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है या वर्णित किया गया है? तो भारत को दोस्तों एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना से कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, ठीक ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये कब जोड़े गए और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 नए शब्द दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स? देखिए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, ये तीनों हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हमारे मौलिक अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार आपको पता है। उसके बाद ऑप्शन डी में जो है ना ये नहीं है हमारा मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग दोस्तों 5 में किया गया है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन
55 ईस्वी में किया गया था। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? दोस्तों यशोधरा जो है ना, ये प्रेमचंद द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है, बाकी तीनों लिखी गई है। ये तो आपको पता ही है, रंगभूमि, गोदान, निर्मला, ठीक है, ये सभी। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये दोस्तों सरोद से है, ठीक है। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ये दोस्तों जापान और बेल्जियम का है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? भोपाल में। और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक ना। और सबसे ज्यादा वन जो है ना, ये मतलब मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सबसे ज्यादा बड़े भूभाग पर, क्षेत्रफल पर, भारत में सभी राज्यों के मुकाबले। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को सन 2003 में लागू किया गया था। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? ये दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? दोस्तों केसी नियोगी के सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अब योजना आयोग से भी दोस्तों कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि योजना आयोग के स्थान पर कौन से आयोग का गठन किया गया है? तो वर्तमान में दोस्तों देखिए, योजना आयोग के स्थान पर जो है ना, लिख लीजिए 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, मोदी जी के द्वारा जो है नीति आयोग का गठन किया गया है योजना आयोग के स्थान पर, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग करता है। और नीति आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे, और प्रथम जो उपाध्यक्ष थे ये अरविंद पनगड़िया थे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो देश का वर्तमान प्रधानमंत्री है वही होगा, ठीक है ना। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जाता है। तो एन से नेशनल आइस इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है? उपरोक्त सभी। नंबर 41, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है, मतलब चल रही है, तो बुरी मुद्रा दोस्तों अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह कथन दोस्तों ग्रेसम का नियम का है। क्वेश्चन नंबर 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? अब दोस्तों आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे ना कि कुल कितने प्रकार की ग्रीन हाउस गैस होते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे गैसें हैं। तो देखिए इसमें जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बाकी दोस्तों कुल कितने प्रकार के ग्रीन हाउस गैस होते हैं यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हो कैसे पूछा गया है। जब आपको कुल 6 नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में, मतलब सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान किस ग्रीन हाउस गैस का है? तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? हिमचीता ये दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? अब दोस्तों मैंने आपको बताया था सदिश राशि और अदिश राशि क्या होते हैं, और कौन कौन से सदिश राशि है, कौन कौन से अदिश राशि है, ये आप कैसे पहचान सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहां पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश राशि कौन कौन से होते हैं ये यहां पर आप लोग पढ़िए, ठीक है ना, उसमें से फिर हम पहचानेंगे। अब अदिश राशि ऐसी राशियां होती है दोस्तों जिनमें क्या कहा गया यहाँ पर, सिर्फ परिमाण होता है, मतलब मात्रा होता है, दिशा नहीं होता। अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए यहां पर दोस्तों विद्युत धारा ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, ये एक सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। और विद्युत धारा को विद्युत धारिता भी कहा जाता है, और ये एक अदिश राशि है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? देख लीजिए विद्युत धारिता जो है ये एक अदिश राशि होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता? देखिए दोस्तों जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। बाकी स्पीड और तरंग दैर्ध्य ये तो आपको पता है, इसमें परिवर्तन आता है, ये आपको पता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? इसमें जो प्रसंस्करण पाया जाता है दोस्तों ये है एसपी की पावर 3, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 49,
चिली साल्ट पीटर का रासायनिक रूप, मतलब रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, ठीक ना, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं चिली साल्ट पीटर को। अमरवेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये है दोस्तों परजीवी का, ठीक ना, अमरवेल जो है ये एक परजीवी का उदाहरण है। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इन्हें आप लोग याद कर लीजिए।